सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की पुस्तक से। और कक्षा 9 की पुस्तक में हमारा जो दूसरा पाठ है गद्य भाग का, उसका नाम है लासा की ओर। लाहसा की ओर एक जगह का नाम है और इस जगह की ओर कहने का मतलब यह है कि हमारे जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी, वह लासा की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात यात्रा करते हैं। मैंने राहुल सांकृत्यायन जी के परिचय के बारे में आपको बताया था कि राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वृतांत के या यात्रा लेखन के पितामह कहे जाते हैं। जितनी यात्राएं इन्होंने की है, जितने यात्रा वृतांत इन्होंने लिखे हैं, उतना कोई दूसरा नहीं लिख पाया है। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने इसका अध्ययन नहीं किया है, वीडियो देखें, उसके बाद ही पाठ का अध्ययन करें। तो बात करते हैं आज लासा की ओर पाठ के सार के बारे में। हम सार के माध्यम से पूरे पाठ का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, इसका भाव समझने की कोशिश करेंगे। जो ये लासा की ओर जो हमारा पाठ है, यह प्रथम तिब्बत यात्रा का अंश है। राहुल जी की कृति है तिब्बत यात्रा, और उस तिब्बत यात्रा का अंश क्या है? लासा की ओर। सन 1929 से 30 के बीच में जो काल था, उसमें नेपाल से तिब्बत की यात्रा का जो वर्णन यहां पर किया गया है, उसका एक छोटा सा अंश दिया गया है। ये जो तिब्बत की यात्रा लेखक करते हैं, नेपाल से कहां? तिब्बत की यात्रा जो लेखक करते हैं, उनमें उस यात्रा में उनका एक मित्र था जिसका नाम था सुमति प्रज्ञ। और ये जो सुमति प्रज्ञ नाम दिया है, ये लेखक ने स्वयं ने दिया है। वैसे तो उसका मूल नाम था लोब्ज़, जो एक मंगोल भिक्षु था। ये बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी, तो लेखक ने इसका, इस नाम का मतलब होता है सुमति प्रज्ञ। तो लेखक उसको क्या बोला करता था? सुमति बोला करता था। और सुमति के साथ ही लेखक ने ये यात्रा करी, और ये यात्रा करी एक भिखमंगे वेश में, क्योंकि जिस रास्ते से वह यात्रा करने वाले थे, वहां लूट कसोट, चोरी डकैती या लूटा जाता था यात्रियों को। तो भिखमंगे वेश में, भीख मांगने वाले वेश में ये यात्रा करते थे ताकि लूटे। तो क्या लूटे? क्योंकि लूटने वाला भी सोच ले ये तो पहले से ही भिखमंगे, इनके पास क्या होगा। तो भिखमंगे के वेश में ये यात्रा करते हैं। कहां की? लासा की ओर, अर्थात नेपाल से तिब्बत के रास्तों का जो वर्णन है यहां पर किया गया है। ये पाठ का सार है। हम 9 पॉइंटों में इस पाठ का सार समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। देखो, नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने वाले मुख्य मार्ग था। नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य मार्ग था, वह क्या था? नेपाल तिब्बत मार्ग। फरी कलिड़ पार का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। भारत का व्यापार का एक मार्ग जो था, वह कौन सा था? नेपाल तिब्बत मार्ग। यह एक सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां और किले बने हुए हैं। कभी यहां चीनी सेना रहा करती थी, रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। कई सालों पहले यहां पर चीनी सेना रहा करती थी, परंतु आज कुछ फौजी और किसान ही यहां रहते हैं। ठीक है, नेपाल तिब्बत मार्ग जो भारत में आवागमन का एक ही मार्ग था। दूसरी बात, तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था? लेखक उस अपने पाठ में बताते हैं कि तिब्बत का जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम और कठिनाइयां हैं। यहां जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरत पर्दा भी नहीं करती है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति अगर इनके घर से सहायता मांगा करता था, तो उसके कहने पर घर की सास या बहू उनके लिए चाय बना लिया करती थी। वहां चाय, मक्खन और सोडा नमक मिलाकर चोरी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती थी। देखो, यहां पर है तिब्बत का सामाजिक जीवन। तो लेखक अपनी इस रचना में यह बताना चाहता है कि यहां का सामाजिक जीवन कुछ कठिनाई से युक्त भी था, तो कुछ आरामदायक भी था। आराम की बात करें तो यहां पर कोई भी अगर निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं, उनको छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति आकर सहायता मांगता था, तुरंत लोग सहायता कर देते थे और चाय कूटकर तुरंत
पकड़ा दिया करते थे। अगली बात है ठहरने के प्रबंध के बारे में। यहाँ का ठहरने का प्रबंध कैसा था? लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला एक आदमी राहदारी मांगने आया, लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिट्ठी उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोरला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर यहां आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे तो उनको रहने की जगह मिल गई। देखो राहुल जी के साथ उनका मित्र था सुमति, और सुमति की जान पहचान बहुत अधिक थी। तो सुमति को पहले वह कई बार यात्राएं कर चुका था, तो सुमति को लोग जानते भी थे, तो जानकारी के हिसाब से उन्हें ठहरने की व्यवस्था भी मिल गई। अब देखो डाडा थोरला का जंगल, डाडा होता है जमीन से ऊपर उठा हुआ कोई स्थान, वहां का नाम है डाडा थोरला का जंगल। उसके बारे में क्या है? डाडे तिब्बत में खतरनाक स्थल है। यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहां आदमी दिखाई नहीं देता है। यह डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहां सरकार पुलिस भी खर्च नहीं करती है, इसलिए यहां खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं फिर माल लूटते हैं। कारण यही है कि लोग लाठी की जगह यहां पर बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। ये आम बात है यहां के जंगल की कि लोग यहां पर लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक रखते हैं, क्योंकि यहां पर लूट खसोट ज्यादा होती है, चोरी ज्यादा होती है। आदमियों को मारकर पटक दिया जाता है, पहले मारा जाता है बाद में उनको लूटा जाता है। इसी कारण तो लेखक और उनका मित्र जो यात्रा कर रहे हैं वह किस वेश में कर रहे हैं? भिखमंगे के वेश में कर रहे हैं। आगे की बात, घोड़ों से यात्रा। देखो घोड़ों से यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगले दिन जब लेखक और सुमति प्रज्ञे भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें सबसे पहली चीज तो डाकुओं का डर था। इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा कम था, परंतु था जरूर। वे जहां भी खतरनाक स्थिति देखते टोपी उतारकर भीख मांगने लगते थे। अरे उनको लगता था कि यहां पर लूट खसोट हो सकती थी, तो भिखमंगे के वेश में तो थे ही, तो भिखमंगा पहले से ही वे अपनी टोपी उतारकर भीख मांगने लग जाते थे कि ताकि कोई उन्हें लूटे नहीं। आगे बात करते हैं घोड़ों पर यात्रा। अगले दिन उन्हें यात्रा करनी थी। लगभग 16-17 मील की ऊंचाई पर चढ़कर लणकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े खरीद लिए, घोड़े ले लिए किराए पर। किन्होंने? लेखक और लेखक के मित्र ने। दोपहर के समय में वे डाडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की 1000 बर्फीली चोटियां थी। बीटे की तरह वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ थी न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डाडे के देवता का स्थान था, जिन्हें पत्थरों और सींगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। तो ये यात्रा करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठते हैं और यात्रा कर लेते हैं। उतराई पर भटकाओ। अब उनके साथ क्या होता है? लेखक और लेखक जो का मित्र है सुमति प्रज्ञे, वह यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। धीरे धीरे वह चलते हैं। लेखक का जो घोड़ा है वह पीछे रह जाता है। लेखक कहता है तू चल मैं आ रहा हूं, परंतु वह इतना गैप हो जाता है कि जो ही आगे चलता है तो सुमति तो सही रास्ते पे चला जाता है, परंतु जो लेखक है वह भटक जाता है, रास्ता पूछ भी नहीं पाता है और बाएं रास्ते की तरफ वह घूम जाता है। जब 1-1.5 मील वह आगे चलता है तो उसे पता चलता है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। वह वापस अपने घोड़े को घुमाता है और सही रास्ते पे जाता है। तब तक 4-5 घंटे तक उनका मित्र सुमति उनका इंतजार करता है और वह उनके ऊपर बड़ा तमक उड़ता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये रास्ते क्या है और तुम साथ नहीं हो पाए। तब रास्ते में जाकर फिर वह वहां पर पहुंचता है। लेखक और वह दोनों आपस में मिलते हैं तिंगरी समाधि गिरी पर। तो ये आपने देखा कि लड़कोर में वे एक अच्छी तरह ठहरे, उन्हें चाय सत्तू गर्मागर थुकवा खाने को मिला। अब तिहरी समाधि गिरी पर, अब वे तिहरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियां थी। विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिसमें सुमति के यजमान रहा करते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गड्ढे पहुंचा सके। गड्ढे
पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते थे। गड्ढे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों के नए गड्ढे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में न जाने के लिए राजी कर दिया कि आसपास के गांव में तुम जाओ, क्योंकि यजमान होते हैं ना, कहीं दूर से यात्रा करने वाले कोई आता है, मान लो कि कोई पंडित बाहर से आता है तो वह यजमानों से मिलने आते हैं, पैसे मिलते हैं वहां पर। तो लेखक से उस सुमति ने कहा कि मैं अपने यजमानों से मिल आता हूं ताकि कुछ मिल जाए। तो लेखक उसको ज्यादा दूर जाने की परमिशन नहीं देता है कि आसपास में जाकर वापस आ जा। तिब्बत की तेज धूप, देखो आगे देखते हैं। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले। धूप बड़ी कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था। अब देखो उसके बाद शेखर विहार में क्या है। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी हिस्सा मठों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता था जिन्हें राजा के समान आदर मिलता था। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुंचे। उसका मुखिया भिक्षु नमशे भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिकमंगों सा था, फिर भी वे बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। वही लेखक ने आसन जमाया। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से चल दिए। देखो लेखक को कुछ पोथियां मिल गई तो लेखक तो उनमें क्या हो गया, उनमें डूब गया पढ़ने में। और उधर यजमान जो हमारे सुमति जी थे उन्होंने पूछे कि मैं यजमानों के पास चला जाऊं। जाया 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 कहने का मतलब लेखक को जो चीज चाहिए थी वह उनको मिल गई थी, उसे फिर सुमति की जरूरत नहीं थी। अगले दिन फिर वह अपने भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से चल दिए और अपने स्थान पर पहुंच गए। कहने का मतलब यह है कि लासा में तिब्बत की, नेपाल के रास्ते से तिब्बत की जो यात्रा करी है वहां पर उनको क्या कठिनाई होती है, क्या सुविधाएं मिलती है, रहने की क्या व्यवस्था है, चाय पाने की क्या व्यवस्था है, घोड़ों से किस तरह से यात्रा की, भिकमंगे के वेश में उन्होंने यात्रा की तो क्या क्या फायदा हुआ, यात्रियों से, कहने का मतलब जो बटमार होते हैं, जो मारकर सामान लूट लेते हैं, उनसे बचने के लिए उन्होंने किस तरह से अपनी सुविधाएं की, अपनी देखभाल की। दोनों ने मिलकर ये यात्रा सावधानी पूर्वक की। इसका वर्णन इस लासा की और रचना में है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए पुस्तक का सहारा अवश्य लें। ये मैंने आपको पाठ का सार बताया है, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको सुने ताकि पाठ का सार स्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठ जाए। धन्यवाद।